हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज करेंगे सीबीएसई क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर। ये सेट जो है, ये सेट है आपका सेट थ्री है। ये जो सेट है या सबका ये सेट थ्री है। ठीक है। ये ये मैं दिखाता हूँ आपको ये सब। दिस इज सेट थ्री। ठीक है, ये सेट थ्री का पेपर कर रहे हैं। क्वेश्चन वन देखिए क्या बोला है। नेम द सेक्शन ए में नेम द स्पेक्टिकल सीरीज फॉर ए हाइड्रोजन एटम व्हिच लाइज इन द विजिबल रीजन इन अ रेशियो मैक्सिमम। यहाँ के ये वन का ये आंसर है। हाँ, ये क्या होगा, स्पेक्टिकल सीरीज फॉर हाइड्रोजन वही लाइन द विजिबल रीजन में कौन सा स्पेक्टिकल सीरीज होता है। जो विजिबल रीजन है उसमें हम लोग को पता है एन इक्वल टू डेट इज क्या होगा, बाल्मर सीरीज होता है। उसमें क्या होता है, बाल्मर सीरीज। ये पहला वाला पार्ट हो गया कि स्पेक्टिकल सीरीज जो विजिबल रीजन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक है। हम लोग का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द सीरीज। देखिए मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम मैक्सिमम लैम्डा मैक्स एम एम लैम्डा मिनिमम निकालना है। ठीक है। अभी सिंस ये बाल्मर सीरीज में सिंस विजिबल रीजन में क्या होगा, वी नो फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये होगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n इनिशियल माइनस एन फाइनल। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। एन मैक्सिमम में कितना होगा, एन मैक्सिमम में होगा एन एन होगा 2 और फाइनल होगा 3। और मिनिमम में कौन सा होगा, n2 और फाइनल इन्फिनिटी। इसको अगर करेंगे आर आर कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/2² 4 माइनस 1/9। और यहाँ पे क्या होगा 1/4 माइनस 1/infinity दैट इज 0। ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 5/36। ठीक है, ये होगा 1/4। अगर ये करेंगे 5/36 इंटू 4/1 इट इज 5/9। यहाँ पे जो मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ आ गया वो कितना हो गया 5/9। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। आई होप आप सबको यही आंसर आएगा। स्पेक्टिकल सीरीज कौन सा होगा, बाल्मर। और मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए देखिए मैक्सिमम हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे 2 होगा। मैक्सिमम के लिए इनिशियल क्या होगा 2 होगा और एन फाइनल क्या होगा 3 होगा। क्यों, ये सीरीज सिंस से विजिबल रीजन में हो रहा है। और मिनिमम के लिए 2 और इन्फिनिटी सिंस मिनिमम के लिए। और ये कैलकुलेट करिए सबको इस फॉर्मूला से, आर आर कैंसिल हो जाएगा। यही रहेगा। आंसर क्या आ गया 5/9 आ गया। आई होप आप सबको यही आंसर आया है। अभी देखते दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, फिर देखते दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज मेटा वेव। 1 का बी है ये, इट इज ये 1 का बी, व्हाट इज मेटा वेव्स। मेटा वेव क्या होता है, मेटा वेव में डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को बता रहा, आप लोग ने शायद लिखा होगा मेटा वेव्स और डोस वेव्स। लिख रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही, डोस वेव अच्छे से आप लोग लिख लेना। आई हो आप सब ने लिखा है। वो मेटा वेव उस वेव को वोल्टेज जो मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरा डोस वेव्स हुज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म एक ही है, पार्टिकल लिखने से नहीं होगा। जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होता है उसी को हम लोग मेटा वेव कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज मूविंग पार्टिकल लिखना पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबने लिखा है, अच्छे से लिखा होगा। मैंने सिर्फ डेफिनेशन बोल दिया क्या होगा। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट है सेम पोटेंशियल दोनों का सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू डेटा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, डी ब्रोगली वेलोसिटी निकालना है। डी ब्रोगली वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल एज बाय रूट ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज बाय रूट ओवर ट्वाइस एम क्यू भी। ठीक है, सिंस यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, चार्ज भी सेम होगा, सॉरी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे मास का डिफरेंस आएगा।
सो यहाँ पे अगर रेशियो ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल एच बाय रूट टू एम क्यू भी, ये प्रोटॉन के लिए। अल्फा के लिए क्या होगा, डेट इज 4 टाइम्स हो जाएगा एच ऑफ रूट टू ऑफ ट्वाइस एम क्यू भी, ठीक है। अगर ये लोग ये कैलकुलेट करेंगे, सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ अल्फा जो आएगा वो आएगा 2/1, डेट इज 2:1, इसका आंसर आएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन टू डेटा अल्फा पार्टिकल आएगा 2:1। आई होप ये सबको ये आप लोग का सबका आया होगा 2:1 आंसर। सो मूविंग ऑन, तो ये था 1 का 1B। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 का। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी बैंड गैप इन ए सॉलिड, नेम द एनर्जी द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए कंडक्टर इंसुलेटर इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो आइए देखते हैं। देखिए सो ये 2, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी बैंड गैप इन ए सॉलिड डोरा एनर्जी। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी भी करता है द गैप जो होता है वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड का, डेट इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बॉन्ड, और कंडक्शन बैंड का लो में जो गैप होता है उसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। आप लोग ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैप बिटवीन द top of valence band and low of conduction band is called एनर्जी बैंड, ठीक है। सो गैप होता है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड इट टॉप ऑफ लो ऑफ कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है उसी को हम लोग फॉरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है। ये आई होप आपने आप सबने यही डेफिनेशन लिखा होगा, इजी था। सो अभी हम लोग को नेक्स्ट का डोरा एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं सबको बता देता हूँ कैसे होगा। जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा कंडक्टर के लिए, उसमें जो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा डेट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेट बी इक्वल टू 0। इंसुलेटर में थोड़ा कम, सेमीकंडक्टर में और थोड़ा कम, इंसुलेटर में होगा ही नहीं। इंसुलेटर में दोनों कंडक्ट करे, दोनों के वजह से एनर्जी गेन होगा ही नहीं। कंडक्टर में पूरा होगा कंडक्ट एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। सो यही है एनर्जी बैंड गैप डायग्राम। आप सब लोग ड्रॉ किया होगा, ये इजी है आप लोग ने। आयो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम, आप लोग खुद ड्रॉ कर देना। आयो आप सब ने किया होगा ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री में जो क्वेश्चन है, ये 3 का क्वेश्चन। डिफाइन बैरियर पोटेंशियल, व्हाई डज द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन यानी पीएन जंक्शन डायोड वेरीड इंक्रीज इन रिवर्स बायस। भी देखिए पहला वाला बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये ऐसा कुछ, ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो बैरियर बैरियर करता है, एक बैरियर जैसा काम करता है। सिंस इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज टाइप ऑफ बैरियर व्हिच डजंट अलाउ द नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द जंक्शन। जो जंक्शन होता है उसमें ये फ्लो नहीं होने देता है, इस पोटेंशियल और चार्ज फ्लो नहीं होने देता है, इसकी वजह से इसको बैरियर पोटेंशियल रहता है। मैं अगर डेफिनेशन की तरह लिख दी तो इसको लिख रहे हैं, in this type of barrier, this type of barrier which doesn't allow this charge to
flow across the junction and resist the flow of charge। इस जो चार्ज फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है जंक्शन टू जंक्शन। सो इसको हम लोग इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। अभी ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई डज द थिकनेस ऑफ ए डिप्लेशन लेयर पीएन जैसे वेरी इंक्रीज इन रिवर्स बायस। मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। देखिए, जब रिवर्स बायस इन रिवर्स बायस कंडीशन में क्या रहता है, जब वोल्टेज कैथोड में होता है वो कॉम्परेटिवली हायर होता है एनोड से। सो वहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं होगा अनटिल द डायोड ब्रेक, जब तक डायोड ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि पी टाइप मेटेरियल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। सो द जो होल्ड होगा पी टाइप में वो पुल एयर फ्रॉम जंक्शन से पुल होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्जटोৱে उइथआउट डिक्लेशन लेयरটো আমাক इंक्रीज কৰিব, वहाँ पे इंक्रीज होगा रिवर्स बायस में। ठीक है, और इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से ये रिवर्स बायस इंक्रीज करने की वजह से वहाँ पे इंक्रीजेस होगा। इसके लिए ये दिया है कि वेरी होगा हर हमेशा। सो इसको हम लोग अगर लिखेंगे, मैं आपको लिख लेता हूँ एक बार। इन दिस, सॉरी एक सेकेंड, मेरी लिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इन रिवर्स बायस कंडीशन मैं लिख देता, आप लोग को जो बोला है वो सुन लीजिएगा, अपने आए हो आप सबने उसे लिखा है। इन रिवर्स बायस कंडीशन द वोल्टेज एट cathode is comparatively higher than anode। ठीक है, therefore no current will in the therefore no current will flow until the diode breakdown। क्यों? because p type material connected to negative terminal। ये पूरा नहीं लिखा है आंसर मैंने, थोड़ा लिख देता है। बिकॉज पी टाइप मटेरियल जो होगा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। सो जिसकी वजह से होल्स इन द पी टाइप मटेरियल जो होगा वो पुल एयर फ्रॉम द जंक्शन बैरियर। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट जो बैरियर सेंस कॉजिंग कर रहा था विद ऑफ डिप्लेशन लेयर को इंक्रीज करने में वो हेल्प करेगा बैरियर की वजह से। सिंस उसकी वजह से यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर में थोड़ा वेरिएशन आएगा जो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इंक्रीज करेंगे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में वो भी इंक्रीज होगा। सो ये हो गया सेक्शन ए का। सो अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है देखेंगे। ये पहला सेक्शन ए का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया होगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंशिएट हम लोग को करना है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस में। सो अब लोग सभी को बताया न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफरेंशिएशन में बहुत 2-3 लिख देंगे और बाकी बता दूंगा, आप लोग खुद समझ लेंगे। देखिए न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसका पहला अगर हम लोग लिखेंगे
न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वन एटम टू टू और मोर एटम्स, ठीक है, ये न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लाइटर एटम्स, ठीक है, और ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। अगर दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर फिशन, जो न्यूक्लियर फिशन होता है, दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन नेचर, ये नेचर में हम लोग कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट इज मैन मेड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दैट कैन बी ऑब्जर्व इन नेचर। अगर मैं लिख रहा हूँ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कैन बी ऑब्जर्व इन सन स्टार्स, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और एक डिफरेंस और होता है, इट टेक्स लेस एनर्जी, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो लेस एनर्जी लेता है टू स्प्लिट एन एटम, एंड जो न्यूक्लियर फिशन होता है इट टेक्स हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी करता है दोनों को कॉम्बिनेशन करने में, ठीक है। और बाकी 2-3 और होता है डिफरेंस, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को अगर एग्जाम में लिखा होगा, आई होप आप लोग को पता होना होगा। न्यूक्लियर फिशन का एप्लीकेशन पता है, जो पावर प्लांट होता है उसमें न्यूक्लियर फिशन होता है, और जो न्यूक्लियर फिशन होता है वो जनरेशन ऑफ एनर्जी में काम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये आता है, ये एप्लीकेशन है पावर प्लांट पे, ये होता है जनरेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। और बाकी 2-3 डिफिनेशन आप लोग खुद देख लेना। वॉट है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी होता है लेकिन एक कम होता है। सो ये हो गया 5 का ये आंसर, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो 5 का बी देखते हैं हम लोग। 5 का बी में क्या रहा है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। 5B मैं सिर्फ आप लोग को कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कैलकुलेट करना, मैं आपको दिखा देता हूँ मेथड कैसे करना है। सो 5 का बी में क्या बोल रहा है कि ड्यूटेनियम undergo aspiration, find the duration for which an electric bulb of 500 watt can be kept by glowing a fusion of 100 ग्राम। सो पहले हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा, कितना है नंबर ऑफ ड्यूटेनियम, सॉरी। सो उसके लिए क्या होगा, सिंस ड्यूटेनियम में यहाँ पे 100/2 इंटू एवोगेड्रो नंबर क्या होता है 610/22, ये कैलकुलेट करना है, इसमें एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब 500 वाट एंड एनर्जी डिवाइड 3.27 मिलिएगा। सो एनर्जी रिलीज कितना होगा, एनर्जी रिलीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 3.27, सिंस ये ड्यूटेनियम है 2 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे आप लोग जूल में कन्वर्ट कर लेना, ये एनर्जी रिलीज हो गया। सो हम लोग को क्या चाहिए, फाइंड द ड्यूरेशन, टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी बाय पावर, ठीक है। सो एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज, इसको हम लोग ER मान लेते हैं, एनर्जी रिलीज इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको N मान लेते हैं। एनर्जी रिलीज इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय पावर क्या दिया है 500 वाट, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर को कैसे लिखना पड़ेगा 500 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 364, ठीक है। इसको करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस 5B क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आएगा कैसे किया, इजी था, इजी क्वेश्चन है। हम लोग को पहले इसका पार्टिकल निकालना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से निकलेगा, जो मास दिया है मास से निकल जाएगा, एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके
यहाँ पे जो एनर्जी हुआ है 3.27 मिली एम्पियर हो, इसको हम एनर्जी रिलीज निकाल सकते हैं। एनर्जी रिलीज से हमको एनर्जी आएगा, एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम लोग को टोटल एनर्जी आ गया। और उसके बाद पावर लिखना है, टाइम इक्वल टू ई बाई पी। पावर क्या है यहाँ पे 500 वाट दिया हुआ है किस, सो 500 वाट को हमको पावर को ऐसे लिखना पड़ेगा 560 365, क्योंकि ये घंटे और इन आवर्स एंड इन डेज में निकालना है। फिर क्या निकालने के लिए बोला 7 क्वेश्चन देखिए आप लोग। डू ए लेवल डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो रे डायग्राम होगा वो निकालने के लिए बोला है। अभी देखिए पूरा एग्जैक्टली तो हम नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये फोकस पॉइंट है, यहाँ का इसका फोकस एफ नॉट है, इसका फोकस एफ ई है, ठीक है। रे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मान लेते हैं पैरेलल ये क्या हो रहा है, रे आ रहा है। सो यहाँ पे मीट होगा और फिर से ये रे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पैरेलली जाएगा। और यहाँ से एक इमेज होकर यहाँ तक जाएगा। सो ये ऐसे यहाँ पे डाइवर्जन होकर यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये इसको ऐसे लगेगा कि ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रहा है, द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये आप लोग एक बार कुछ देख लेना, 7 का ए का 1 ये ऐसे होगा, इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो बी का क्वेश्चन क्या बोला है कि टेलीस्कोप कंसीडर बाय ऑब्जेक्टिव हाउस जिसका फोकल लेंथ एफ नॉट दिया है 150 सेंटीमीटर, एफ ई दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म है इन्फिनिटी में, अगर फाइनल इमेज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दी ट्यूब इन दी एग्जाम। सो लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा एफ नॉट प्लस एफ ई। सो क्या होगा एफ नॉट 150 प्लस 6 दैट इज 156 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा रिवा है मतलब मैग्निफिकेशन फोटोज कितना होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई। सो एफ नॉट कितना है 150, एफ ई कितना है 6। सो ये कैलकुलेशन कितना आएगा 25, मैग्निफिकेशन 25 आ गया। ये 7 का 7 1 ए का 2 आंसर है मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये इमेज ऐसे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इमेज आएगा और यहाँ से लौटेगा और ये ऐसे डाइवर पहले होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन होगा इमेज इन्फिनिटी में फॉर्मेशन होगा ऐसा लगेगा, तो इमेज भी फॉर्मेट इन्फिनिटी। ये आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना एक बार, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, मैं ऐसे दिखा दिया फिर। और जो बी का आंसर डेट इज बी 156 लेंथ और मैग्निफिकेशन बी 25, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसी को हम लोग अभी कह रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि ड्राइवर लुकिंग फॉर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कॉन्टेनिंग इन सर्कुलर एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सर्कुलर एरिया है, इसमें ये कॉन्टेंट करके रखा है जिसके बिलो रूट सेवन बिलो सरफेस ऑफ वाटर डाइवर का रूट 7 बिलो द सरफेस ऑफ वाटर में डाइवर का आया है। सो एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, म्यूकल 4/3। सो जो क्रिटिकल एंगल हो रहा है वो कितना होगा साइन थीटा सीकल 1/4/3 डेट इज 3/4, ठीक है। सो टेन थीटा सी किसके बराबर होगा आर बाई बी रेडियस। सो आर क्या आएगा टेन थीटा सी इंटू बी, ठीक है। यहाँ से आर आएगा आपका 3/√7 इंटू √7 डेट इज 3। आर आ गया, अगर आर आ गया आपका 3, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी क्या एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर 9 पाई। सो एरिया विल बी 9 पाई आर। इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करके आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन करके। सो अभी बाकी क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी होगा ये सब। ये आप लोग का पेपर बहुत इजी है, इस बार जो पेपर है बहुत इजी पेपर है फिजिक्स का। ये और आप लोग का ये सेट ठीक है, बाकी सेट का भी हम लोग करेंगे, अगर पेपर मिल गया तो से बाकी सेट का भी क्वेश्चन करेंगे। ये सेट ठीक है हम लोग अभी कर रहे हैं। सो अभी इस क्वेश्चन में देखिए कि
नहीं ऑब्जेक्ट इज ये खुद पढ़ लेना, मैंने पढ़ के रखा है। इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द पॉइंट बी एज शोन इन द फिगर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दी इमेज डिस्टेंस भी आर रिलेटेड एज। सो यहाँ पे जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिलेटेड होगा कि कौन सा होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे n2 माइनस v माइनस n1 v n2 माइनस n1 r, ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। सो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर ये। सो 12A का ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस आर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव स्पेसिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस और रेडियस आर ऑफ कर्वेचर इफ द मीडियम आर ऑन द सेम साइड ऑफ ग्लास देन द इमेज। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, अगर मीडियम सरफेस के सेम साइड में है, सो इमेज विल बी व्हाट, इमेज विल बी, जो इमेज जो होगा डेट विल बी रियल। एंड इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज ग्लास में ही फॉर्म होगा क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है ग्लास के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ट्वाइस एफ इन फ्रंट ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म है। अगर ट्वाइस एफ डिस्टेंस पे है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पे है, सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, रियल। या इमेज विल फॉर्म एट रियल एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंस वहाँ पे फॉर्म होगा। अगर ट्वाइस एफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की वहाँ पे केप्ट है ऑब्जेक्ट, सो इमेज विल फॉर्म एट द रियल एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज भी सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थिक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल 20 सेंटीमीटर, प्लेन्स कोएक्सियल इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ देखना क्या है, हम लोग P इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। यहाँ पे से आप लोग कंसिडर करना f1 एक जो होगा ये पॉजिटिव में आएगा, जो कन्वर्जिंग है, सॉरी कन्वर्जिंग निगेटिव में आएगा, जो डाइवर्जिंग है वो एक आएगा निगेटिव में, एक आएगा पॉजिटिव में। से आप लोगों को कंसीडर करना है, कन्वर्जिंग जो है वो आएगा आपका नेगेटिव में, और जो डाइवर्जिंग है डेट विल बी पॉजिटिव। मैं लिख देता हूँ, कन्वर्जिंग जो होगा नेगेटिव में बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है, तो डाइवर्जिंग डेट इज कॉन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पे कन्वर्जिंग विल बी ऑफ नेगेटिव एंड इट विल बी पॉजिटिव, एक नेगेटिव में और पॉजिटिव। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो डेट इज टू +5D विल बी द करेक्ट आंसर। सो एक लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये इक्वी कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ f is cut into two identical part along the dotted line, the focal length of either। अगर इक्वी कॉन्केव लेंथ का हम लोग इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, अगर इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, सो फोकल लेंथ में कोई फर्क आएगा क्या, कुछ फर्क नहीं आएगा, जो फोकल लेंथ है सेम वही फोकल लेंथ होगा। सो ऑप्शन सी, फोकल लेंथ विल f सेम एज द गिवन फोकल लेंथ। सो यहाँ पे हम लोग CBSE का जो आप लोग का सेट थीटा फिजिक्स का वो कंप्लीट कर दिया है। बाकी सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, हम लोग को जब भी मिल जाएगा नेक्स्ट सेट हम लोग कर लेंगे। सो सेट ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। बाकी आप लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, थोड़ा थोड़ा लिख भी दिया है, लेकिन कुछ आप लोग खुद समझ लीजिएगा जो बोला है, और खुद बना के लिख लीजिएगा। आइए आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, पेपर ईजी था आप लोग के लिए, इतना टाइम पे हार्ड पेपर नहीं है, लास्ट ईयर से बहुत इजी पेपर है। सो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन।